हम लोग अभी तक सेकेंड पेपर यानी कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में सेक्शन ए का पार्ट पढ़ रहे थे। और सेक्शन ए में हम लोग पिछले लेक्चर में फोरियर ट्रांसफॉर्म की चर्चा कर रहे थे, फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म। चूँकि ये चैप्टर बड़ा था और अच्छे खासे नंबर आते थे इस चैप्टर से, इसलिए हमने इसको सोचा कि पहले इसको कंप्लीट कर दिया जाए। तो अब बच जाता है सेक्शन बी का पार्ट, और सेक्शन बी का जो पार्ट है उसका नाम है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। एक ही चैप्टर है ये उसमें, और ये इस एक चैप्टर से 22 नंबर का क्वेश्चन आता है। हर साल आता है, आप साल पेपर उठा के देखिए, हर साल 22 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से। ठीक है, अब कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो चूँकि बहुत लेंदी, लेकिन हमको ज़्यादा कुछ नहीं इसमें से पढ़ना है। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और कुछ डिफिनीसन या कुछ थ्योरम होंगे, बस उसी को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, जिससे इस चैप्टर को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। तो हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का। कैलकुलस आप लोग समझ ही रहे हैं, वेरिएशन का मतलब भी समझ रहे हैं, लेकिन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का मेन पर्पज़ ये होता है कि ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इज ए पावरफुल टेक्निक। ठीक है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो है ये एक ऐसा पावरफुल टेक्निक है जो किसी भी प्रॉब्लम को सलूशन करने में हमारा मदद करता है या हमारा हेल्प करता है। अब ये किस प्रकार का सलूशन करता है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, तो फॉर एग्जांपल में हम ये बता सकते हैं कि जो रिजिड बॉडी होता है, ठीक है ना, डायनामिक्स में, और ये कह सकते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑर्बिट यानी कक्षकों का जो ऑप्टिमाइजेशन होता है उसका सलूशन निकालता है, एनालिसिस करता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालता है सलूशन, मैकेनिक्स का निकालता है, साथ ही साथ ज्योमेट्री एंड वाइब्रेशन प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंतर्गत आ जाती हैं। और इन सारी प्रॉब्लमों का बड़े आसानी से कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के थ्रू हम आसानी से सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या पड़ता है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हम लिमिट लगा देते हैं। ठीक है ना, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट लगा देंगे, और लिमिट लगा करके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को हम डेफिनिट इंटीग्रल के थ्रू इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक ना, ये मेरा मेन पर्पस था बताने का कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या होता है। ठीक है ना, तो आप चाहे तो एक लाइन में लिख भी सकते हैं, द कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इज ए पावरफुल टेक्निक फॉर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन डायनामिक ऑफ रिजिड बॉडी, ऑर्बिट, पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, मैकेनिक्स, ज्योमेट्री, एक्स वाई जेड, जो भी मतलब फिगरिकल चीज़ जो होता है उसका हम अध्ययन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में करते हैं। ठीक है ना, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब इसमें करना ये कि अब इसमें कुछ डिफिनीसन होंगे, उस डिफिनीसन को हम पढ़ते चलेंगे, साथ ही साथ जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा या इम्पॉर्टेंट डिफिनीसन होगा हम उसको बताते चलेंगे कि ये क्वेश्चन इस साल आया है और इसको आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर स्पेस। लीनियर स्पेस में ये कह रहा है कि मान लिया आर कोई एक सेट है, आर क्या है, रियल नंबर है, तो हमने लिखा है लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर हुज एलिमेंट्स, इसका जो एलिमेंट्स है वो क्या है, एक्स कामा वाई कामा जेड डॉट डॉट, जो भी हो ये एलिमेंट होते हैं, फॉर विच ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बाय रियल नंबर अल्फा कामा बीटा कामा गामा डॉट डॉट आर डिफाइंड एंड ओबे द फॉलोइंग एग्जाम्स। ये कह रहा है अगर कोई रियल नंबर का एक सेट है और उस रियल नंबर के सेट में जो एलिमेंट हो वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाया जाए, तो वो निम्न प्रकार के जो एग्जाम्स होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं या उनका अनुपालन करता है। ठीक है, पहला क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। आप इसके बारे में पहले से परिचित है, ये कम्यूटेटिव लॉ है और इसके बारे में आपको कुछ बताना नहीं है।
सेकेंड कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ देखिए फर्स्ट ब्रैकेट है, यहाँ पे क्या लास्ट ब्रैकेट है, आप इससे भी परिचित हैं। ये जो प्रॉपर्टी है कैसा प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टियाँ जो हम बता रहे हैं ये इसमें फॉलो करता है। थर्ड ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो सच दैट एक्स प्लस जीरो इक्वल टू एक्स फॉर एनी एक्स बिलोंग आर। इसमें ये कह रहा है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। आइडेंटिटी का ये प्रॉपर्टी है। इसमें क्या करते हैं, जो भी नंबर आता है उसमें जीरो को हम ऐड करते हैं। जीरो को इसलिए ऐड करते हैं, अच्छा एक चीज़ और है, एडिशन में जीरो ऐड करते हैं आइडेंटिटी में, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो 1 लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। जीरो की जगह क्या लेंगे, 1 लेते हैं। फॉर इच एक्स बिलोंग आर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट माइनस एक्स सच दैट एक्स प्लस माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इनवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, और इनवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस में क्या होता है, जो भी आपका एलिमेंट रहता है उसके अपोजिट एलिमेंट लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया कोई हमने यहाँ पे ले लिया एलिमेंट एक्स, किसमें, रियल नंबर में, तो इसका जो अपोजिट होगा वह क्या होगा, माइनस एक्स होगा, और दोनों का जब एडिशन का ऑपरेशन लगाएंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। पांचवा देखिए 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट है बट किसका है, मल्टीप्लिकेशन का है। यहाँ पे अल्फा बीटा एक्स, दिस इम्प्लाई दैट अल्फा इंटू बीटा डॉट एक्स। यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा, ठीक है ना। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। आगे देखते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स। ये प्रॉपर्टी सारे आप लोग पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्केलर को बाहर कर लिया गया, ये रियल नंबर का एलिमेंट लिया गया है एक्स प्लस वाई, दिस इम्प्लाई दैट अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। नौवा है एल सी वाई एक्स, ठीक है ना, दिस इम्प्लाई दैट सी एल वाई एक्स। अब ये चूंकि सी क्या है, कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे एल वाई एक्स। आगे देखिए लास्ट में ये कह रहा है कि एल वाई वन एक्स प्लस वाई टू एक्स, एल वाई वन एक्स प्लस वाई टू एक्स, दिस इम्प्लाई दैट एल वाई वन एक्स प्लस एल वाई टू एक्स, ठीक है। तो ये आपका लीनियर स्पेस का डिफिनीसन था, और जो भी रूल फॉलो करते हैं वो सारे रूल दिए गए हैं। अब आइए नॉर्म लीनियर स्पेस देखते हैं। नॉर्म लीनियर स्पेस ये क्या कह रहा है, ए लीनियर स्पेस भी इज साइड टू बी नॉर्म। अगर कोई स्पेस है भी लीनियर का, तो वो ये कह रहा है कि वो क्या होगा, नॉर्म होगा। कब होगा, इफ ईच एलिमेंट एक्स ऑफ भी का जो प्रत्येक एलिमेंट एक्स होगा इज असाइंड ए नॉन निगेटिव रियल नंबर। वो कैसा होगा, नॉन निगेटिव नंबर होगा, और उस नॉन निगेटिव नंबर को हम क्या लिखेंगे, ये देखिए डबल मॉड है जिसको नॉर्म बोलेंगे, ठीक है ना। नॉर्म एक्स कॉल्ड द नॉर्म ऑफ एक्स सच दैट, फर्स्ट दिया हुआ है नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, कब होगा, दिस इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक। सेकेंड ये कह रहा है कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स, दिस इम्प्लाई दैट मॉड अल्फा, चूंकि ये स्केलर है, इंटू नॉर्म एक्स फॉर ऑल अल्फा इज एन स्केलर। थर्ड ये कह रहा है कि नॉर्म एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग भी, ठीक है। पांचवा देखते हैं नॉर्म ऑफ वाई जीरो इक्वल टू मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम मॉड ऑफ एक्स। मैक्सिमम ने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे अपसाइलन की जो वैल्यू होगा ए और बी के बीच में होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए नॉर्म ऑफ वाई वन इक्वल टू मैक्सिमम ए इज लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट इज लेस देन इक्वल टू बी। यहाँ पे इनफाइनाइट से रिलेटेड कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे आप एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप एक्स लिख लीजिए, क्योंकि इनफाइनाइट जो होगा ए और बी के बीच में हो ही नहीं सकता है, ठीक है।
तो इनफाइनाइट का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे कोई एक रियल नंबर से ही था, तो हमने एक्स कर दिया, आपको कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गया। दिस इम्प्लाई दैट मैक्स नॉर्म ऑफ वाई 1 इक्वल टू मैक्सिमम एज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी mod of x plus maximum age less than x is less than equal to b mod of y dash x। अब आइए एक और डिफिनीशन देखते हैं फंक्शन का फंक्शन, जिसको फंक्शनल बोलते हैं। किसी फंक्शन का फंक्शन अगर जो होगा वह क्या होगा, फंक्शनल होगा। ठीक है, छोटा सा डिफिनीशन इसको हम समझ लेते हैं। A functional is a correspondence which assign to a definite number to each function। प्रत्येक फंक्शन के डिफिनिट नंबर का जो असाइन होगा बिलोंगिंग टू सम क्लास, सम नहीं होगा सेम क्लास का होगा। ठीक है, दस वी से दैट ए फंक्शनल इज काइंड ऑफ फंक्शन। इस प्रकार के जो फंक्शन जो होंगे उसे क्या बोलेंगे, फंक्शनल कहते हैं। वेयर इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इट सेल्फ फंक्शन। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो अपने आप का स्वयं का फंक्शन होता है, और वही जो स्वयं का फंक्शन होता है वो फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल बोलते हैं। ठीक है ना, फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे, फंक्शनल बोलते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शनल कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शनल। द फंक्शन जे वाई, ये हमने लिखा है जे वाई सेड टू बी कंटिन्यूअस। ठीक है ना, कोई फंक्शन जे वाई है ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। किस पॉइंट पे, पॉइंट वाई पर ये कंटिन्यूअस होगा। ये पॉइंट वाई क्या है, एक लीनियर स्पेस भी का कोई एलिमेंट है। इफ फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल इज ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of jy minus unit vector y is less than epsilon, provided that mod of y minus unit vector y is less than del। ठीक, ये कंटिन्यूअस फंक्शनल का डेफिनेशन था कि जे वाई को कंटिन्यूअस बोलेंगे। कब बोलेंगे कि किसी लीनियर स्पेस पे उनका यूनिट वेक्टर का पॉइंट वाई हो। ठीक है ना, और ऐसे कंडीशन में कब ये होगा, यदि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 हो और देयर एग्जिस्ट डेल इज ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है ना, तो हम इसे लिखेंगे इस प्रकार से, सच दैट mod ऑफ जे वाई माइनस यूनिट वेक्टर वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं लीनियर फंक्शनल। अगला आपका डिफिनीशन है। ये डिफिनीशन आपका इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है क्योंकि ये अक्सर आता जाता रहता है। और देखिए 2008 में आया हुआ है, 10 में आया हुआ है, 13 में आया हुआ है और 2018 में आया हुआ है। ठीक है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है 2 नंबर का जो कंपलसरी होता है ना उसमें डिफिनीशन पूछ लेता है। तो देखिए क्या कह रहा है, लीनियर फंक्शनल गिवन ए नॉर्म लीनियर स्पेस, कोई नॉर्मल लीनियर स्पेस दिया गया है भी, लेट ईच एलिमेंट एच बिलोंग भी, और हम मान लेते हैं कि एच क्या है, भी में बिलोंग कर रहा है। बी असाइंड ए नंबर फाई एच, दैट इज लेट फाई एच बी ए फंक्शनल डिफाइंड ऑन भी। मान लेते हैं कि फाई एच क्या है, भी पर फंक्शनल डिफाइन कर रहा है, देन फाई एच इज सेड टू बी लीनियर फंक्शनल। तब ऐसे कंडीशन में हम ये कहेंगे कि फाई एच क्या है, लीनियर फंक्शनल है। ठीक है ना, डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा। फिर देख लीजिए, ये कह रहा है कि कोई लीनियर स्पेस भी है, वो क्या है, नॉर्म दिया गया है, और हम ये मान लेते हैं कि भी का प्रत्येक एलिमेंट, जैसे मान लिया एच दिया हुआ, एच बिलोंग भी का प्रत्येक एलिमेंट एच बिलोंग भी है, और ये असाइन करना है नंबर, मान लिया फाई एच। ठीक है ना, दैट इज ये एच जब भी में बिलोंग करेगा तो ये असाइन करेगा एक नंबर का फाई एच। ठीक है ना, और मान लेते हैं कि लेट फाई एच बी ए फंक्शनल। फाई एच क्या है, एक फंक्शनल है, और ये डिफाइन कर रहा है किस पे, भी पर। तब हम कहेंगे कि फाई एच इज सेड टू बी लीनियर फंक्शनल। ठीक है ना,
और इसके कुछ कंडीशन दिए हुए हैं कब लीनियर फंक्शनल होगा। तो लिखा है इफ़ पहला फाई अल्फ़ा एच इक्वल टू अल्फ़ा फाई एच, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे ए एच लिखना चाहिए, सॉरी ये यहाँ अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा फाई अल्फ़ा यहाँ ए लिखे हैं तो ए रहेगा। आप इसको ए बना लीजिए, ए फाई एच, ठीक है। फॉर एवरी या फॉर ऑल एच बिलोंग भी, और ये क्या है, कोई स्केलर है। अब सेकंड लिख रहा है कि फाइव एच वन प्लस एच टू इक्वल टू 5h1 प्लस 5h2 फॉर ऑल h1 कामा h2 बिलोंग बी, ठीक है। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे क्या है, लीनियर स्पेस है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, द इंटीग्रल फाई एच मीन्स यही होगा, फाई एच इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी अल्फा एक्स एच एक्स वेयर अल्फा एक्स इज ए फिक्स फंक्शन। अच्छा, इसमें अल्फा एक्स क्या है, फिक्स फंक्शन है, इज सी ए बी, डिफाइन ए लीनियर फंक्शन ऑन सी ए बी। अब यहाँ पे जो अल्फा लिया गया था या ए लिया गया था, ठीक है ना, ये आपका क्या है, स्केलर यहाँ पे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एच एक्स हो जाएगा। तो अगर इस तरह के कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, फाई एच, और फाई एच क्या है, लीनियर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए एक थ्योरम हम प्रूफ कराते हैं। देखिए, एक थ्योरम हम आप लोगों को प्रूफ करा रहे हैं, इसी से रिलेटेड है। इफ़ अल्फा एक्स इज ए कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड इफ इंटीग्रेशन ए टू बी अल्फा एक्स एच डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए फंक्शन एच एक्स बिलोंग डी वन ए कामा बी सच दैट एच ए इक्वल टू एच बी इक्वल टू 0, देन अल्फा एक्स इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग ए बी वेयर सी इज कांस्टेंट, ठीक है। इस पे देखिए तीन तरह से थ्योरम है, ये चूंकि थ्योरम इम्पॉर्टेंट था और ये आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। इसके पहले जो दो थ्योरम था वो कुछ इस प्रकार है, चीज़ें सारे वही लिखी होंगी, बस थोड़ा सा ये है कि ए टू बी अल्फा एक्स एच एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, ये भी पूछा हुआ है लेकिन 2007 में पूछा हुआ है, बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें यही लिखनी है, ठीक है। दूसरा जो है ए टू बी अल्फा एक्स एच डबल डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, ये तीन तरह के थ्योरम हैं, एक पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो चूंकि ये थ्योरम काफ़ी बार पूछा गया है इसलिए हम इसको प्रूफ करा रहे हैं 2011, 13 और 15, ठीक है ना। तो आपको थ्योरम समझ में आ गया होगा। आइए प्रूफ देखते हैं इसका। मान लेते हैं किसी क्या कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट सी बी ए कांस्टेंट, C be a constant defined by the condition, क्या कंडीशन डिफाइन करता है, A टू B ये अल्फा एक्स माइनस सी, ठीक है, डी एक्स इक्वल टू 0 एंड एच एक्स का वैल्यू ले लेते हैं, एच एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा एक्स अल्फा साई, ये सिंबल है आपका, ये सी, और यहाँ पर हम लिख लेंगे डी, साई नहीं, ये जाई है, ठीक है ना। सो दैट एच एक्स इज automatically belong to D1 A comma B and satisfy the condition, ठीक है ना, and satisfy the condition, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो हम लिखेंगे एच ए इक्वल टू एच बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देन
वन क्या लिखेंगे, देन ऑन दी वन हैंड, ठीक है, देन ऑन दी वन हैंड इंटीग्रेशन ए टू बी अल्फा एक्स माइनस सी h dash x dx. This imply that a to b alpha x h dash x dx माइनस यहाँ से हम c कॉमन ले लेंगे तो एच बी माइनस एच ए. दिस इम्प्लाई दैट 0. दूसरे साइड में देखते हैं. अदर हैंड इंटीग्रेशन ए टू बी अल्फा एक्स माइनस सी एच डैश एक्स डी एक्स. दिस इम्प्लाई दैट ए टू बी अल्फा एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, dx. दिस इम्प्लाई दैट ये हम लिख देंगे अल्फा एक्स माइनस सी इक्वल टू 0. दैट इज अल्फा एक्स इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग ए बी, ठीक है ना. तो ये आपका एक थ्योरम था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था. कल हम काफ़ी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे. तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं. धन्यवाद.